तो लास्ट 2 वीडियोस में पहले हमने जनरल असेसमेंट की बात की थी ट्रोमा की, फिर बात की थी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की। अब हमने बात करनी है टोर्सो एंड पेल्विक ट्रोमा की। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोर्सो इज जनरली रिगार्डेड एज फोकल पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस आता है। हेड, नेक और आर्म्स, लेग्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। ओवरऑल ट्रोमा की वजह से डेथ होती है 42% ब्रेन इंजरी की वजह से होती है। लेकिन अगर हेमरेज की वजह से डेथ देखा जाए, यानी ट्रोमा हुआ पेशेंट को, ट्रोमा के बाद उसको इतना सीवियर हेमरेज हुआ कि उसकी डेथ हो गई, उसमें जो ज्यादा इंजरीज है वो टोर्सो की वजह से होती है। यानी टोर्सो इंजरी हुई, चेस्ट की, एब्डोमेन की, सिवियर हैमरेज हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ करनी है दैट इज डायफ्राम में 2 से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये चीज़ कि अगर जो है वो पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी बिलो द निपल्स ऑन द चेस्ट, तो वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके एब्डोमेन में एंटर हो सकती है। और अगर ब्लंट ट्रॉमा होगा, डायफ्राम रप्चर कर जाएगा, तो उसकी वजह से जो एब्डोमिनल विसरा है वो चेस्ट में आ जाएंगे। हमने ना इस चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है 6 जो है ना वो लीथल कंडीशन, और जो 6 है वो पोटेंशियली लीथल है, यानी कि 12 डीडली डजन जिसको कहा जाता है, वो हमने पढ़ना है। तो उसमें भी हम डायफ्राग्मेटिक रप्चर की बात करेंगे कि ब्लंट ट्रोमा हुआ, डायफ्राम रप्चर कर गया, तो जो एब्डोमिनल विसरा है वो चेस्ट में चले गए। और लेफ्ट साइडेड जो हेमी डायफ्राम रप्चर है वो ज्यादा कॉमन है। राइट में ना, क्योंकि राइट में पड़ा होता है लीवर, तो वो ज्यादातर जो प्रेशर है और ज्यादातर जो इंजरी है ना, इंसल्ट है, वो खुद बेयर कर लेता है। लेकिन लेफ्ट साइड पे तो लीवर नहीं होता, तो लेफ्ट साइड का जो डायफ्राम है उसको बेयर करना पड़ता है, इसीलिए उसका रप्चर ज्यादा कॉमन है। चलें, अगर अपनी जंक्शनल जोन देखनी है तो पहली जो जोन होती है वो नेक एंड थोरैक्स के दरमियान हम कंसीडर करते हैं। दूसरे थोरैक्स एंड अपर लिंग के दरमियान। तीसरे थोरैक्स एंड एब्डोमेन के दरमियान। और चौथी होती है एब्डोमिनो पैल्विक स्ट्रक्चर और ग्रोइन के दरमियान, ठीक है। तो ये 4 जोन है। उसके बाद बात वही कर रहा है कि टोर्सल ट्रोमा में भी आप ATLS आपका वही रहेगा ABCD, और स्टार्टिंग में कैटास्ट्रोफिक या कोई सिवियर हैमरेज है तो उसको कंट्रोल करना है। फिर बात करते हैं कि क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या है कि ऑनगोइंग ब्लीडिंग चल रही है। मतलब आपको ये चीज पता होगी, जो हमने असेसमेंट की भी बात की एक वीडियो में, कि जब पेशेंट जो है उसके स्टेबल जो है वाइटल, उसके जो वाइटल है वो स्टेबल नहीं हो रहे होते, उसका बीपी फॉल कर रहा है, उसकी पल्स ज्यादा है, और हम उसको रिससिटेट भी करें, स्टिल वो स्टेबल नहीं हो रहा, तो हमें समझ आ जाती है कि कहीं पर ब्लीड हो रहा है। और वो ब्लीडिंग टोर्सो में होगी ना, या चेस्ट में चल रही होगी, या एब्डोमेन में चल रही होगी, या पेल्विस में होगी। तो वो कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकली आप पेशेंट को देख के कैसे इस चीज की इंडिकेशन करते हो कि इसमें कहीं ब्लीड हो रहा है। सबसे पहले तो उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो रहा होगा, पल्स उसकी ज्यादा है, बीपी उसका फॉल कर है, और सीरम लैक्टेट उसका राइजिंग है। अब आपको याद है कि जब मैंने आपको सीरम लैक्टेट के कुछ लेवल्स बताए थे कि अगर वो मोर देन 5 होगा तो हम फिर जो है वो डैमेज कंट्रोल सर्जरी करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि सीरम लैक्टेट लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये शो कर रहा है कि पेशेंट में हैमरेज चल रहा है और पेशेंट स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये 4 इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छे से हर वक्त आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कि आपको कैसे पता चलेगा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, आपसे वायो में पूछा जा सकता है कि आपको पेशेंट को देखकर कैसे पता चलता है कि पेशेंट ब्लीड कर रहा है। और पेशेंट जो है ना, अभी हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ब्लीडिंग पॉइंट ढूंढना है हमें, और हमें जो है वो इमीडिएट लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। तो हमें पता चलेगा उसके वाइटल से और उसके सीरम लैक्टेट से। एनाटोमिकल कैसे पता चल सकता है, हमें कि विजिबल ब्लीडिंग नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि ब्लीड कर रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो विजिबल है। इंजरी इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू मेजर वेसल्स, जहां पर मेजर वेसल्स होती हैं उनके पास इंजरी हुई है। नेक्स्ट में कंडीशन पड़ेंगी ओटिक रप्चर। तो मेजर वेसल जो है, जैसे हमारी नेक पे आपको पता है मेजर वेसल्स गुजरी होती है, कैरोटिड आर्टरी गुजरी है, जुगुलर वेन गुजरी है, तो इस एरिया में अगर इंजरी है, मतलब ऐसे एरियाज में इंजरी है जहाँ पर मेजर वेसल्स हैं, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये ब्लीड कर रहा होगा यहाँ से। और अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी है, कि मिसाइल है, बुलेट है, पेनिट्रेट करके वो गई है बॉडी से और अभी तक अंदर है मिसाइल, तो तब भी हमें पता है कि डैमेज ऑनगोइंग है, डैमेज अभी चल रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनाटोमिकल भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी वन ऑफ द फ्लोर एंड फोर मोर, क्योंकि डॉगर में भी मेंशन है, तो ये मैंने आपको नहीं बताया, ऑलरेडी आपको पता होगा। अब बात करते हैं जी कि 80% जो पेशेंट है जस्ट इंजरी के, उनको हम नॉन ऑपरेटिवली मैनेज कर लेते हैं, कि हमें उनकी थोराकोटमी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेप्रोटमी तो हम बहुत ज्यादा करते हैं ना, यहाँ पे दोनों चीजों का डिफरेंस आपने समझना है। थोरेसिक इंजरी चेस्ट ट्रोमा में थोराकोटमी करनी पड़ती है अगर सर्जरी करनी हो, और एब्डोमेन में जो है ना वो लेप्रोटमी, तो लेप्रोटमी तो हमें करनी पड़ती है अगर स्प्लीन का डैमेज हो गया, स्प्लीनेक्टमी के लिए करनी पड़ेगी। लिवर ब्लीड कर रहा है, लिवर को पैक करना है, उसके लिए करनी पड़ेगी। किडनी की इंजरी हो गई है, उसके लिए करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रोमा है ना, उसमें 80% तक हम डील कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिवली, हमें थोराकोटमी नहीं करनी पड़ती। आगे मैं आपको बताऊंगी भी कुछ इंडिकेशंस के चेस्ट ट्रोमा की, कुछ ऐसे इंडिकेशन जिसमें आपको थोरैक्स को खोलना पड़ता है, थोराकोटमी करनी पड़ती है। पहले बात करते हैं ई फास्ट की। अब आप लोगों को ना फास्ट का पता होगा, ई फास्ट का में भी कुछ लोगों का ना पता हो। तो फास्ट, अच्छा पहले तो ये चीज है कि फास्ट के ना याद कर लें कि इसको फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रोमा, क्योंकि आप वन लाइनर यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, या आपका वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि फास्ट का मतलब क्या है। तो फास्ट का मतलब है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रोमा, यानी अल्ट्रासाउंड की एक टाइप है ना, अल्ट्रासाउंड है सोनोग्राफी। ट्रोमा के लिए स्पेसिफिकली करते हैं, कंसील्ड हैमरेज को देखने के लिए करते हैं, तो इसलिए इसको
कहा गया सोनोग्राफी फॉर ट्रोमा। अब इसमें जब ई ऐड कर देते हैं ना, स्मॉल ई, तो वो शो करता है एक्सटेंडेड फास्ट। एक्सटेंडेड का क्या मतलब है? अब आप लोगों को फास्ट स्कैन का इतना हम सब ने पढ़ा हुआ है कि फास्ट स्कैन में ना हम देखते हैं कि एब्डोमेन में ना 4 कैविटीज देखते हैं, ठीक है। 4 कैविटीज देखते हैं हम सब, डायफ्राग्मेटिक देखते हैं, पेल्विस देखते हैं, पैराकोलिक गटर देखते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी की स्पेसेस हैं। ये 4 हम देख रहे होते हैं कि कहीं यहाँ पर फ्लूइड तो नहीं है, क्योंकि अगर स्प्लेन का हैमरेज होगा या अगर लिवर का हैमरेज होगा या पेल्विस में हैमरेज होगा, वो मेन कैविटीज में नजर आएगा। अगर एक्सटेंडेड फास्ट की बात करें तो उसमें थोरेक्स भी ऐड कर लेते हैं कि हम थोरेसिक कैविटी भी चेक करते हैं और ये देखते हैं कार्डिक टैम्पोनेट तो नहीं है, जो है वो उसमें प्लूरल स्पेस में ब्लड तो नहीं है, प्लूरल स्पेस में एयर तो नहीं है, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, हीमोथोरेक्स, ये वाली चीजें भी जब हम देखें तो फिर इसको एक्सटेंडेड फास्ट, मतलब एक्सटेंडेड फास्ट में एब्डोमिनल कैविटी के साथ साथ थोरेसिक कैविटी को भी देखा जाता है। फिंगर थ्रोकोस्टमी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल मैंने ऐड किया पॉइंट कि इसमें जो है ना वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी और थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी। इसमें ना बायलैटरल फिंगर इंसर्ट की जाती है थोरक्स में, इंसिजन लगाया जाता है 5 सेंटीमीटर का ऑन 5th रिब एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। मिड एक्सिलरी लाइन जो है ना उसके एंटीरियर 5th रिब पे 5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है और वहां से फिंगर इंसर्ट की जाती है और फिर जो है ना वो प्लूरल कैविटी, मतलब ऐसे फिंगर अंदर डाल के जैसे हम देख रहे हैं ना अंदर के अंदर कोई पानी या इस तरह कोई चीज तो नहीं, लेट्स सपोज के ब्लड तो नहीं, तो प्लूरल कैविटी में डायरेक्टली हम देख रहे हैं अपने फिंगर ले जाकर, उसको फिंगर थ्रोकोस्टमी कहते हैं। जस्ट रेडियोग्राफ, आप लोगों को याद आएगा जब हमने अर्ली असेसमेंट ऑफ ट्रॉमा देखा था तो उसमें बात की थी कि जब हम होल बॉडी सीटी स्कैन नहीं कर सकते कुछ पेशेंट का ना फौरन से, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, तब हम चेस्ट एक्सरे और पेल्विस एक्सरे को प्रेफर करते हैं। तो वही बात कर रहा है कि चेस्ट एक्सरे बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमें बता देता है कि ये हमारी सिंपलेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। ये हमें बता देता है कि प्लूरा रिलेटेड कोई मसला या मीडियस टाइम का कोई मसला। आगे हम देखेंगे कि जब एओर्टा की जो है वो रप्चर हो जाए, पार्शली वो रप्चर कर जाए, क्योंकि जो कंप्लीट रप्चर होता है एओर्टा का वो तो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, सडन डेथ हो जाती है। बट अगर पार्शियल रप्चर का पेशेंट आ जाए तो आपको वाइडेंड मीडियस टाइम नजर आती है एक्सरे पे। तो इस तरह से एक्सरे आपको हेल्प करता है मीडियस टाइम में कोई मसला है, प्लूरा में कोई मसला है वो देखने के लिए। तो ये सिंपलेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सरे जो है वो 300 ml ऑफ ब्लड में पुल बिहाइंड द डोम्स ऑफ डायफ्राम, और ये इसको मिस कर सकता है। तो डायफ्राम के अंदर अगर ब्लड की पुलिंग हो जाएगी वो एक्सरे में मिस हो सकती है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, इसमें उसने ये बताया है कि आप कैसे आप चेस्ट पे इंजरी को देखते हुए कैसे आइडिया लगाओगे कि ये इंजरी किस 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 चीज को डैमेज करी है। अब आपको याद है कि वो जो हमने, मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार्टिंग में ये पॉइंट पढ़े थे एनाटॉमिकल, तो इसमें हमने कहा था इंजरी इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू मेजर वेसल्स। तो वो बताने लगा है कि अगर चेस्ट पे, क्योंकि चेस्ट की बात करें तो सिर्फ चेस्ट रिलेटेड बताएगा कि अगर जो है थोरेसिक एओर्टा का रप्चर हम सस्पेक्ट करेंगे, अगर फ्रैक्चर हो फर्स्ट एंड सेकंड रिब का, या बायलैटरल क्लैविकुलर फ्रैक्चर हो, या स्टर्नम का फ्रैक्चर हो, थोरेसिक स्पाइन का या स्कैपुला का, मतलब उस एरिया की जितनी भी बोन्स हैं जिनमें फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स है, जिनमें हमारी थोरेसिक स्पाइन्स हैं, क्लैविकल है, स्कैपुला है, स्टर्नम है, इससे हम सस्पेक्ट करेंगे कि रप्चर हो सकता है थोरेसिक एओर्टा का। और अगर लो रिब्स का फ्रैक्चर हो, लो रिब्स का, और राइट साइड पे हो, राइट लोअर रिब्स का, तो वो लिवर इंजरी को सस्पेक्ट करेंगे। ये ना ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपको सिनेरियो देगा ना, उसने सिनेरियो में ये एमसीक्यू भी इस तरह के आते होते हैं, अभी स्टैंड अप में आए थे, वो ऐसे बताता है कि ना राइट लोअर रिब्स की इंजरी हुई है, तो वहां से आपको पिक करना होता है कि अब ये लिवर की इंजरी हो सकती है। अगर ये ब्लीड कर रहा है तो ये लिवर से ब्लीड कर रहा है। रिब्स की होगी तो वो स्प्लीन हम सस्पेक्ट करेंगे कि स्प्लीन का डैमेज हुआ है। अगर रिब्स का फ्रैक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड, मतलब हम ये नहीं देख रहे अपर रिब्स है या लोअर रिब्स है, इट कैन बी रिलेटेड टू इंजरी टू लंग पैरेन्काइमा, क्योंकि लंग्स तो इतना उनका साइज बड़ा है कि वो ऊपर से नीचे तक रिब्स में है, रिब्स ने उनको कवर किया हुआ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड, अपर रिब्स का फ्रैक्चर हो या लोअर रिब्स का, हम लंग पैरेन्काइमा की इंजरी सस्पेक्ट कर सकते हैं। और न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और लंग कंट्यूजन सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के हिसाब से पॉइंट्स आपने याद रखने कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एमसीक्यूज में भी और टू सम एक्सटेंट एससीक्यूज में भी। चलें, ये इन्वेस्टिगेशन वाला टेबल देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो चेस्ट इंजरीज होती हैं वो मोर देन 50% ट्रोमा डेथ्स में इन्वॉल्व होती हैं, मोर देन 80% नॉन ऑपरेटिवली मैनेज। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जस्ट रेडियोग्राफ जो है वो फर्स्ट चॉइस यानी सिंपलेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। ये लाइन आपने याद रखनी है, इट इज द सिंपलेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। फिंगर थ्रोकोस्टमी डायग्नोस्टिक भी है, थेराप्यूटिक भी है। पैन सीटी स्कैन प्रोवाइड रैपिड डायग्नोसिस। तो सीटी तो हमारा फिर गोल्ड स्टैंडर्ड है ना। नेक्स्ट आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके पास कोई भी ट्रोमा का पेशेंट आए ना, चाहे वो टॉर्सो हो, चाहे वो हेड इंजरी का हो, आपने उसको अप्रोप्रिएट रिससिटेशन देनी है, लेकिन यहाँ पर आप उसको इंटरकोस्टल ड्रेन भी इंसर्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, मतलब ये भी मैनेजमेंट में आता है। अब वो कह रहा है कि अगर ना इसमें ना कुछ पॉइंट्स उसने बताया है, अगर तो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, चेस्ट की पेनिट्रेटिंग कुछ पेनिट्रेशन हुई है, तो
केस में आपको ड्रेन इंसर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको सकिंग चेस्ट वोन नजर आ रहा है, जैसे हम ओपन हिमोथोरैक्स में पढ़ते हैं ना कि सकिंग चेस्ट वोन आपको थोरैक्स में नजर आ रहा है, उसको कभी भी फुली कवर नहीं कर देना बैंडेज के साथ, उसको इस तरह से पीस ऑफ प्लास्टिक के साथ कवर करना है कि 3 साइड्स पे कवर कर देना है। वन वे वोल्फ की तरह एक्ट करेगा, एक साइड से वो ओपन होगा, वहां पे वोल्फ की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप एक ड्रेन इंसर्ट कर दो, आपने उसको फुली, अब आप वोंड को फुली कवर कर सकते हो। और जो ड्रेन इंसर्ट करनी है वो उस वोंड वाले एरिया में नहीं करनी, मतलब ये नहीं कि जहां पे वोंड है आप उसी में ड्रेन डाल दो, आपने उस वोंड से थोड़ा दूर ड्रेन इंसर्ट करनी है और फिर आप वोंड को फुली कवर कर दोगे। लेकिन जब तक आपने ड्रेन इंसर्ट नहीं की, वो वोंड उसको ऐसे कवर करना है कि वन वे वॉल्व के तौर पर एक्ट करे, वरना क्या होगा कि ओपन हिमोथोरैक्स कन्वर्ट हो जाएगा टेंशन हिमोथोरैक्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट है कि जो मोस्ट ब्लीडिंग होती है ना ब्लंट इंजरी में, तो वो मेमोरी वेसल से हो रही होती है, ठीक है। और यही होती है ज्यादातर, इन्हीं की ब्लीडिंग होती है जो प्लूरा में जाके जमा हो रही थी, हीमोथोरैक्स करवा रही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये ना चीजें, वो एयर ऑब्स्ट्रक्शन आप लोग डॉगर से कवर करोगे, टेंशन हिमोथोरैक्स डॉगर से कवर करोगे, कि डेड रीजन वहां पे लिखी हुई है। जो मैं इसमें से वो करवा रही हूँ, जो हम वहां पे कवर नहीं होगी। अब बात करते हैं पेरिकार्डियल टैम्पोनेट की, तो वहां पे 70 ml की आई गेस वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने उसको करेक्ट कर लेना कि 50 ml अगर ब्लड जमा हो जाए ना पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिकार्डियल सैक में 50 ml का, तो ये इनफ होता है कि ये हार्ट की कंप्रेशन करवा दे, हार्ट का जो है ना कंप्रेस करवा के उसका वीनस रिटर्न ऑब्स्ट्रक्ट कर दे और उसकी फीलिंग को डिक्रीज कर दे, 50 ml का ब्लड। उसके बाद वो कह रहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले दिनों ना एक सिनेरियो मैंने देखा, उसको देख के मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी और मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वो ना सिनेरियो में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी कि जो पेशेंट है ना उसको चेस्ट में इंजरी हुई है, लाइक मैंने स्लाइड बताई थी कि यहाँ इंजरी है, अब जो है ना उसको बहुत ज्यादा उसका बीपी फॉल कर गया, लेट्स सपोज 80 mmHg है, तो हमें डायग्नोसिस बनाए। मुझे भी समझना है कि ये एक लाइन सिर्फ बता के हमसे डायग्नोसिस कैसे पूछ सकता है, उसका बीपी ठीक है फॉल कर गया, लेकिन बीपी तो उसका टेंशन हिमोथोरैक्स वैसे भी फॉल कर जाता है ना, कि जब हार्ट जो है उस पर नहीं उसको विनस रिटर्न मिलता तो हार्ट कार्डियक आउटपुट गिर जाता है, बीपी गिर जाता है। तो ये कैसे एक लाइन से हम कार्डियक टेम्पोनेट को मतलब उसका डायग्नोसिस ना बुक्स में कार्डियक टेम्पोनेट लिखा हुआ था, तो कैसे हम एक लाइन से कह सकते हैं कार्डियक टेम्पोनेट है। तो फिर ये लाइन मैंने पढ़ी, उसने कहा कि ऑल पेशेंट्स विद पेनिट्रेटिंग इंजरीज एनीवेयर नियर द हार्ट प्लस शोक मस्ट बी कंसिडर्ड टू हैव अ कार्डियक इंजरी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। उसने कहा कि कोई भी पेशेंट आप देख रहे हो, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम वैसे भी बात करें इमरजेंसी में भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कोई भी पेशेंट है उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है नियर द हार्ट और वो शॉक में चला गया, तो आपने यही कंसिडर करना है कि कार्डियक टेम्पोनेट है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट है, अंटिल आप उसको प्रूफ ना कर दो कि ये किसी और वजह से शॉक में गया है, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज अब इंपॉर्टेंट है, अब अगर तो हार्ट को पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है और पेरिकार्डिक टेम्पोनेट बन गया है, अब यूजली डॉगर पे या डिफरेंट दूसरी बुक्स पे ये लिखा है कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम करेंगे फर्स्ट, हमारा ये होगा जी वो टेंशन हिमोथोरैक्स में होता है ना कि डीकम्प्रेशन फर्स्ट ट्रीटमेंट है, नीडल डीकम्प्रेशन, तो ये कहा जाता है कि कार्डियक टेम्पोनेट भी हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, कि वो सारा ब्लड जो है ना वो उसको उधर से रिमूव कर दो, सक कर लो, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि जो पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है ना हार्ट में, वहां पे बन जाता है क्लोट पेरिकार्डियम में। अब क्लोट स्पायर नहीं करने देता, आप ब्लड को स्पायर करने की कोशिश कर रहे हो, पेरिकार्डियोसेंटेसिस में भी ये कहते हैं नीडल डाल के ब्लड को स्पायर, वो क्लोट आगे आ जाएगा। इसीलिए अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है उसका, उसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस का कोई रोल नहीं है। उसने इस चीज को बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस हैज नो रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट सेकेंडरी टू पेनिट्रेटिंग मायोकार्डियल इंजरी। तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हमें इमरजेंसी जो है ना वो चेस्ट को खोलना पड़ेगा, इमरजेंसी थ्राकोटमी करनी पड़ेगी, हम स्टर्नोटमी भी कर सकते हैं, स्टर्नम के वे से भी जा सकते हैं, लेफ्ट एंटीरोलेटरल थ्राकोटमी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगी। तो स्टर्नोटमी भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंटीरोलेटरल भी कर सकते हैं, बट हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट ऑपरेटिव होगा, ना कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस पेनिट्रेटिंग इंजरी के केस में। चलें, इसमें वही वाली बातें वो बताता है कि जो प्रेजेंटेशन होगी इसकी टेंशन हिमोथोरैक्स जैसी ही प्रेजेंटेशन होती है, और जैसे साइनोसिस हो जाता है, टैकीकार्डिया, एजिटेशन, ई फास्ट डायग्नोस्टिक है, मैंने बताया था ना फास्ट डायग्नोस्टिक नहीं है लेकिन ई फास्ट डायग्नोस्टिक है चेस्ट इंजरीज के लिए। अच्छा, उसके बाद इसका जो है ना वो पेरिकार्डियोसेंटेसिस का कोई रोल नहीं है, कार्डिक टेम्पोनेट में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, थ्राकोटमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन हिमोथोरैक्स। ओपन हिमोथोरैक्स में ये चीजें जो बतानी थी वो ये था कि आपके चेस्ट पे जो है ओपनिंग है, मतलब सकिंग वोंड है ना वहां पे बना हुआ, होगा ये कि अगर उस वोंड की जो है वो डायमीटर इंक्रीज कर गया 2/3 ऑफ ट्रेकिया के डायमीटर से। इस पॉइंट को मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगी कि लेट्स सपोज ये ट्रेकिया, ट्रेकिया में आपको पता है कि नोज से एयर लाइंस में से गुजर के ट्रेकिया में एंटर होती है, और लेट्स सपोज ये वोंड है जो चेस्ट पे बना है। अगर वोंड का डायमीटर, मैंने गुजार दिया बड़ा बना दिया, लेकिन अगर वोंड का डायमीटर
थर्ड ऑफ ट्रेकिया, टू थर्ड ऑफ ट्रेकिया का डायमीटर, लेट्स सपोज इतने डायमीटर से ज्यादा है, अब देखिए इसका कितना बड़ा डायमीटर है, तो एयर ट्रेकिया से अंदर इंटर होने की बजाय फोन से डायरेक्टली जाना शुरू हो जाएगी थोरक्स में, क्योंकि आपको देखिए एयर को जहां पे कम रेजिस्टेंस मिलेगी वो उसी जगह से जाएगी ना, तो ट्रेकिया में तो उसको थोड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है, रास्ता थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर कितना ज्यादा उसको रास्ता, तो एयर यहाँ से ट्रेकिया से इंटर होती, फिर तो उसने सीधा लंग्स में जाना था, एल्वुलाई में जाना था, गैसेस एक्सचेंज होना था, लेकिन वोट से जा रही है तो वो लंग्स में एल्वुलाई में नहीं पहुंच पाएगी, वो प्लूरा में जमा होती रहेगी, तो वहां जमा। अब होता है ये ओपन न्यूमोथोरेक्स के केस में कि वूंड से एयर अंदर जाती है और वो जाकर प्लूरा में जमा होती है और लंग को कर देती है कंप्रेस, जब लंग कंप्रेस हो जाता है तो फिर सारा हाइपोक्सिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो ये पॉइंट उसने बताया। अब कह रहे हैं इनिशियल इसकी मैनेजमेंट होती है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होती है, लेकिन वो ड्रेसिंग 1v4 में कन्वर्ट करना है, वोन को कंप्लीटली कवर नहीं करना, और फिर जैसे चेस्ट ट्यूब फोरेक्स इंसर्ट कर देनी है, जब चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दो और वो कभी भी वोन वाली जगह पे नहीं करनी, उसको थोड़ा दूर करनी है, फिर आप वोन को फुली कवर कर दोगे। चले, ये हीमोथोरेक्स के बारे में कुछ पॉइंट है। हीमोथोरेक्स कहते हैं कि अगर प्लूरा में ब्लड अकोमुलेट हो जाए, वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना वो इसमें इसमें आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने हाइपोवोलेमिक शॉक को करेक्ट करना है, क्योंकि पेशेंट ना हीमोथोरेक्स है, ब्लड उसका एक तो चला गया प्लूरा में, इस तरह से ब्लड लॉस है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, दूसरा हाइपोवोलेमिया हो रहा है तो इस तरह से आपको पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, फ्लूइड देने पड़ेंगे, ब्लड प्रोडक्ट्स देनी पड़ेंगी, दूसरा इसमें ये भी हो रहा है विनस रिटर्न भी कुछ कम हो रहा है हार्ट का, ठीक है, तो आपने इंटरकोस्टल ड्रेन इंसर्ट करनी। अब आप देख रहे होगे कि हम ज्यादातर ड्रेन इंसर्ट कर रहे हैं, हमने जो है ना वो न्यूमोथोरेक्स में भी ड्रेन इंसर्ट करनी है, हमने हीमोथोरेक्स में भी ड्रेन इंसर्ट करनी है, कार्डिक कंपोनेंट में ऑपरेशन करना है, ओपन न्यूमोथोरेक्स में पहले उसको वोन को कवर कर देना है, फिर ड्रेन इंसर्ट कर देनी है, लाइक एट एंड पॉइंट सबका ड्रेन ही आ रहा है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो है हीमोथोरेक्स का पेशेंट ट्रीट कर रहे हो और अब आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या मैं इसकी सर्जरी करूं, क्या जरूरत है सर्जरी की, या सिर्फ ड्रेन से काम बन जाएगा, ये ठीक हो जाएगा खुद ही, उसका फैसला आप इस तरह से लोगे, आप ड्रेन में ब्लड देखोगे, अगर तो जब आपने ड्रेनेज उसकी की, ड्रेन इंसर्ट की, 1500 ml से ज्यादा ब्लड आया, तब आपको थोड़ा कोटनी करनी पड़ेगी, और अगर 1500 ml से तो कम आया लेकिन ऑन गोइंग यानी 3 to 4 आवर्स में हर घंटे के हिसाब से 200 ml ब्लड आ रहा है, 3 से 4 घंटे से उसकी ड्रेनेज की हुई है और 250 300 ml 400 ml इतना ब्लड आ रहा है एक घंटे में, तब भी आपको अर्जेंट थ्राकोटमी करनी है। मैसिव हीमोथोरेक्स के केस में हर केस में हमें थ्राकोटमी नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लड आए ड्रेन में तो हमें थ्राकोटमी करनी पड़ती है। चले, आगे उसने कहा कि जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने ओपन न्यूमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स को मैनेज करते हुए जहन में रखने हैं। पहली चीज, तो अगर लंग रीइंफ्लेट नहीं कर रहा तो ड्रेन को आपने लो प्रेशर पे कर देना है। इसका क्या मतलब है लंग रीइंफ्लेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब न्यूमोथोरेक्स से भी हमने बात की कि जब भी प्लूरा में एयर जमा होगी या हीमोथोरेक्स के केस में प्लूरा में ब्लड जमा होगा तो वो लंग को ना कंप्रेस करेगा, लंग अब बेचारा कोलैप्स करता रहेगा और गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला रहेगा। तो आपने इंसर्ट करनी है ना एज अ ट्रीटमेंट, आपने ड्रेन इंसर्ट की तो जितना भी अंदर ब्लड था या अंदर एयर थी वो तो बाहर आ जानी चाहिए, उसकी एक्सपायर कर लिया हमने उसको, तो लंग को चाहिए वो रीइंफ्लेट करे, वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आए। लेकिन अगर ड्रेन इंसर्ट करने के बाद भी लंग रीइंफ्लेट नहीं कर रहा ओपन न्यूमोथोरेक्स के केस में या हीमोथोरेक्स में, तब आपने क्या करना है, आपने उस पर जो आपने ड्रेन इंसर्ट की उसका सक्शन प्रेशर थोड़ा कम कर देना है, लाइक यूजुअली आप 10 to 20 का प्रेशर अप्लाई करे थे, अब आपने 5 पे उसको ले आना है, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू आ सकते हैं कि भाई हमने पेशेंट को ड्रेन इंसर्ट की, ओपन न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट था, उसमें रीइंफ्लेट नहीं किया लंग, तो 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं कि नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सक्शन जो है उसका प्रेशर कम कर दें। बाजू का क्या हो सकता है, आप ड्रेन इंसर्ट करें, ड्रेन से ना ब्लड आए कुछ भी ना है, वो क्लोट हो सकता है, कोई क्लोट जिसने उसको क्लूड कर लिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड ड्रेन में समटाइम नेसेसरी हो सकता है कि आपको सेकंड ड्रेन भी इंसर्ट करनी पड़े। चेस्ट रेडियोग्राफ और ई फास्ट आपको हेल्प करेंगे, चेस्ट रेडियोग्राफ हेल्प करेगा और ई फास्ट हेल्प करेगा देखने में कि प्लूरा में एयर है, ब्लड है, क्या चीज है। फिजियोलॉजी एंड एक्टिव मोबिलाइजेशन शुड बिगन एज सुन एज पॉसिबल, पेशेंट को बेड रिटर्न नहीं करना, उसको उसकी जो फिजियोथेरेपी करवानी है और उसको कहना है कि एक्टिव मोबिलाइज हो, ठीक है, उसके लिए चीज इंपॉर्टेंट है। आगे जाते रिफ्लाइज, आपको पता है कि मोर देन 2 साइड्स पे आई गेस या मोर देन 1 साइड पे रिब्स का फ्रैक्चर हो जाता है, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट शुरू हो जाती है रिब के उस फ्रेगमेंट की, वॉलंटरी स्प्लिंटिंग ऑफ द चेस्ट वॉल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ पेन। अब इसमें पेन होती है, जब पेन होती है ना तो वॉलंटरी स्प्लिटिंग यानी पेशेंट जो है वो वॉलंटरी अपनी चेस्ट मूवमेंट को रोकना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर मूव करेगा उसका चेस्ट मूव होगा तो पेन होगी। अब एक तो उसका पहले ही जो है ना वो मसला आ रहा था रिस्पायरेशन में, दूसरे उसने वॉलंटरी स्प्लिंटिंग कर दी है पेन की वजह से, तो अब क्या होगा कि चेस्ट वॉल की मूवमेंट मैकेनिकली पेयर हो जाएगी और लंग अगर एसोसिएटेड लंग कंट्यूजन भी थी, लंग पे कंट्यूजन भी थी, सब रेस्पिरेशन हाइपोक्सिया में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, कर सकते हो आप ये भी ऐड। अच्छा, ये हमने जो 6 पढ़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये जो है ना फर्स्ट 6 है, ये वाला जो ऊपर से लिखे हुए ये वाली 6 की 6 हमने पढ़ी। अब हमने जो पढ़ी है ना वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है।
मतलब इमीडिएटली अगर डेथ ना भी करवाएं तो विद इन आवर्स वो डेथ करवा सकती हैं अगर आपने मैनेज ना किया तो। सबसे पहले उनमें याद आती है जो थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रक्शन। पहली चीज इसकी याद रखनी है कि अगर किसी की कंप्लीट एओर्टिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ना, उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। तो ट्रोमैटिक एओर्टिक रप्चर कॉमन कॉज है सडन डेथ का, यानी किसी जो है वो गाड़ी से टकराया, कहते हैं ना कि मौके पे ही उसके दम तोड़ गया, मौके पे उसकी डेथ हो गई, तो यूजली वो होती है एओर्टिक रप्चर की वजह से। या बहुत ऊंचाई से गिरे इंसान नीचे, फौरन डेथ हो जाए, तो वो भी होती है एओर्टिक रप्चर की वजह से, वन ऑफ द कॉमन कॉज। ठीक है, अच्छा। अब ये एक एमसीक्यू मैंने देखा कि एमसीक्यू आया था कि एओर्टा किस पॉइंट पे रप्चर करती है, तो मतलब मोस्ट कॉमन, तो जस्ट डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जस्ट डिस्टल, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जहां से ओरिजिनेट करी है उसके जस्ट डिस्टल यूजुअली रप्चर करती है। अब कंप्लीट रप्चर होगा, डेथ हो जाएगी, लेकिन पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ना, वो यूजुअली वो पहुंचते हैं उनका पार्शियल डिस्ट्रक्शन हुई हो। अच्छा, जब पार्शियल डिस्ट्रक्शन वाला पेशेंट आ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एओर्टिक रप्चर का पेशेंट है? एक तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एसिमेट्री होगी अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में, दोनों का प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा, सेम नहीं आ रहा होगा। पल्स प्रेशर वाइडेंड हो जाएगा। सिस्टोलिक अगर लेट्स सपोज 90 पे है तो डायस्टोलिक उसका 30 पे चला जाएगा, बहुत वाइड हो जाएगा पल्स प्रेशर, जस्ट वॉल पे कंटिन्यू मिलेगी आपको। अच्छा, फिर उसका एक्सरे करवाओगे, क्योंकि हम प्राइमरी सर्वे में ही अगर हम सीटी स्कैन ना करवा सकें तो हम जस्ट एक्सरे तो करते हैं ना, तो जस्ट एक्सरे में आपको ये लुक मिलेगी, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट एक्सरे है ये, वाइड एंड मीडियस्टाइनम। ठीक है, वाइड एंड मीडियस्टाइनम, ये सारे यहाँ पे वाइड है, वाइड एंड। अच्छा जी, ये लिखो, इन हाइपोटेंसिव पेशेंट वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टाइनम एंड एओर्टिक इंजरी इज नॉट द कॉज ऑफ हाइपोटेंशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उसने पॉइंट बता दिया, उसने कहा कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में आया, एडमिट मतलब इमरजेंसी में आया, आप उसको रिससिटेट कर रहे थे, उसमें हाइपोटेंशन है, आपने एक्सरे करवाया तो उसमें वाइडन मीडियस्टाइनम मिल गई, अब आपने कहा कि अच्छा इसको एओर्टिक डिस्ट्रप्शन है, तो आपने ये नहीं कंसीडर करना कि उसको हाइपोटेंशन इस एओर्टिक डिस्ट्रप्शन की वजह से है। पॉइंट, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तो एओर्टा इतना रप्चर कर जाता कि उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता, तब तो उसकी डेथ हो जानी थी, उसने हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचना था। लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया, इसका मतलब एओर्टा की इंजरी इतनी सवेर नहीं है। अब आपने उस हाइपोटेंशन का कोई और कॉज ढूंढना है, ये नहीं कि आप वीडियो से देखे कि हाँ मुझे कॉज मिल गया, उसका कोई और कॉज है हाइपोटेंशन का, जिसकी वजह से वो हाइपोटेंशन में जा रहा है, वो कॉज ये वाइडन मीडियस्टाइनम नहीं हो सकती। ठीक है, चले, कोई अदर इंजरी है, स्प्लीन है, लिवर है, कौन है, वो आपने खुद से इन्वेस्टिगेट करना है या लेप्रोटमी करनी है, उसको ढूंढना है। चले, अच्छा, एओर्टा को अगर हमने रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो आपका एम होगा कि आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, फिर आप उसका एंडोवास्कुलर रिपेयर को उसको खोलो ना, एंडोवास्कुलर उसका रिपेयर कर दो, स्टेंट प्लेस कर दो, या अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें ऑपरेटिव रिपेयर भी किया जा सकता है, डायरेक्ट रिपेयर भी किया जा सकता है, और ग्राफ्ट भी प्लेस किया जा सकता है। तो ये हो गया सारा एओर्टा। अब बात करते हैं ट्रिक्योब्रोंकियल इंजरी। तो जो सिवियर सबक्यूटेनियस एम्फिजिमा होता है ना, और साथ रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, तो तब हमारा माइंड जा सकता है ट्रिक्योब्रोंकियल डिसरप्शन है। इसका हिंट क्या है कि सिवियर सबक्यूटेनियस एम्फिजिमा, इस केस में ना एक इंडिकेशन होती है, आप जस्ट ड्रेन प्लेस करते हो और लंग जो है ना वो रीएक्सपैंड नहीं करता, फेल टू रीएक्सपैंड। ठीक है, कोलैप्स लंग जो है वो रीएक्सपैंड नहीं करेगा, फिर आप ब्रोंकोस्कोपी करोगे, आपको क्या ब्रोंकोस्कोपी करके देखता हूँ, जो ब्रोंकोस्कोपी करोगे तो आपको इंजरी नजर आ जाएगी। इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इंट्यूबेट कर देते हैं पेशेंट को, और इंट्यूबेट करते हैं वो साइड से जो अनअफेक्टेड ब्रोंकस है, लाइक दो ब्रोंकस होती है ना, दो ब्रोंकस है, यहाँ पर इंजरी इस ब्रोंकस में हो गई है, तो जो दूसरी ब्रोंकस है उस साइड से वो इंट्यूबेट उसको कर देना। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिव रिपेयर करेंगे। ये तो आसान था, इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं थी। चले, नेक्स्ट है ब्लंट मायोकार्डियल इंजरी। ब्लंट मायोकार्डियल इंजरी क्या है कि ब्लंट मायोकार्डियल इंजरी शुड बी सस्पेक्टेड इन एनी पेशेंट सस्टेनिंग ब्लंट ट्रॉमा हु डेवलप्स अर्ली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एबनॉर्मैलिटीज। जब मैंने आपको कहा कि अगर हार्ट की विसेंटी में, हार्ट के आसपास कहीं भी इंजरी होगी तो आपने उसको कार्डिक टेम्पोरेट कंसीडर कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वो पॉइंट बता रहा है कि अगर किसी को ब्लंट इंजरी हुई है और साथ उसकी ईसीजी के एबनॉर्मैलिटीज आना शुरू, अब ना प्राइमरी सर्वे के कुछ एडजंक्ट्स होते हैं, मतलब प्राइमरी सर्वे में पढ़ते हो तो हम एबीसीडी है ना, लेकिन प्राइमरी सर्वे में कुछ एडजंक्ट होते हैं। एडजंक्ट का मतलब होता है कि एडिशनल चीजें जो आप साथ करते हो, कर सकते हो। अच्छा, वो होते हैं जी चेस्ट एक्सरे, वैसे आप लोगों को पता भी होंगे ऑलरेडी, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। चेस्ट एक्सरे होता है, जैसे हमने देखा था पेल्विक एक्सरे हो सकते हैं, आपने पेल्विस का रूल आउट करना है, फ्रैक्चर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको सस्पिशन हाई है, तब आप कर सकते हो। ईसीजी भी आता है एडजंक्ट में, ईसीजी पल्स ऑक्सीमेट्री आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि आप एडजंक्ट के तौर पे करते हो। ईसीजी की बात इसलिए बता रही हूँ, या मैं सारी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ईसीजी पे आपको जब एबनॉर्मैलिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगे तब आपने सस्पेक्ट करना है कि मायोकार्डियम की इंजरी हो गई है, हार्ट ब्लंट ट्रॉमा की वजह से मायोकार्डियम इंजरी, तो ईसीजी से आप सस्पेक्ट करोगे। और ये जो पेशेंट होते हैं ना ब्लंट मायोकार्डियम इंजरी वाले, ये बहुत इरिदमिया की तरफ जाने के इनके चांस होते हैं, तो इनकी कंटिन्यूस
मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है, क्योंकि इरिथमिया की वजह से सडन डेथ हो सकती है, सडन डिसरिथमिया की वजह से, तो उनको क्लोजली मॉनिटर करना होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ट्रांसथोरेसिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से आपको वॉल मोशन की, एक तो ईसीजी ने आपको इंडिकेट कर दिया, फिर आपने फौरन से ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी कराई, आपको वॉल मोशन की एब्नॉर्मलिटीज नजर आई, आपने समझ आना यहाँ पर इंजरी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जी डायाफ्राग्मेटिक इंजरी, डायाफ्राम इंजर करके है। तो कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी बिलो द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये चीज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बता कर आई थी जब हमने डायफ्राम को बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। यहाँ पर भी ये पॉइंट हमने पढ़ा था, तो वही पॉइंट अब डायफ्राग्मेटिक इंजरी में हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि एनी पेनिट्रेटिंग किधर गया, एनी पेनिट्रेटिंग इंजरी बिलो द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो हम सस्पिशन हमारा होगा कि डायफ्राम पर पेनिट्रेट कर सकते हैं, डायफ्राम पेनिट्रेट होगा तो डायफ्राम रप्चर कर जाएगा, डायफ्राम को रप्चर करेगा तो जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो थोरैक्स में आ जाएंगे। ब्लड इंजरी टू डायफ्राम इज यूजुअली काज्ड बाय कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड टू द टोर्सो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तो सभी पॉइंट्स को ये कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सच में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो, और ये सब एमसीक्यू में अप्लाई होंगे, जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये चीज रियलाइज होगी। अच्छा अब मैं बता रही थी कि जो ब्लड इंजरी होती है ना डायफ्राम की, वो होती है कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। अब मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया था, आप लोगों के माइंड में भी आएगा कि कंप्रेसिव फोर्स क्या मतलब, कैसी इंजरी होगी जिसको हम कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे, लाइक कंप्रेस हो रहा है चेस्ट, तो उसकी ना कुछ मैंने लिखी थी यहाँ पर एग्जाम्पल्स, तो आप लोग भी नोट कर सकते हैं। क्रश इंजरी, मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई मशीनरी है जिसने चेस्ट को कंप्रेस कर दिया, उस केस में हमारा सस्पिशन होगा कि डायफ्राम रप्चर कर सकते हैं क्रश इंजरी के केस में। मोटर व्हीकल कोलिजन, ऐसा टकराव हुआ है, ऐसी कोलिजन हुई है कि जो व्हील है ना, स्टीयरिंग व्हील, वो चेस्ट में इंपैक्ट कर दिया। अब ये एमसीक्यू में लाइन एज इट इज आती होती है बाजूकात कि व्हील जो है स्टीयरिंग व्हील वो चेस्ट में इंपैक्ट हो गया, तो क्या हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से डायफ्राम रप्चर कर सकते हैं। नो डाउट और भी इंजरीज होंगी। फॉल्स फ्रॉम हाइट से कोई इंसान गिरा है और वो इस तरह से नीचे जो है ना वो आके लेट गया, जैसे वो गिरते हैं ना कि लैंडिंग ऑन द टोर्सो, कि टोर्सो जो है ना उसके आगे जमीन के साथ ऐसे टकराई है, उस केस में। ब्लास्ट इंजरी केस में जो प्रेशर वेव्स आती है ना वो चेस्ट को कंप्रेस कर देती है। तो ये कुछ सीन्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लाइंस हैं जो एज इट इज आपको एमसीक्यू में आ सकती है, वहां से आपने कंसीडर करना है कि ये डायफ्राम रप्चर हो सकता है। अब डायफ्राग्मेटिक जो इंजरीज होती है ना यूजुअली साइलेंट होती है, कुछ भी नहीं कह रही होती। अच्छा अब आप क्या करते हो, आप जब जस्ट एक्सरे करते हो एनजी ट्यूब डालने के बाद, तो एनजी तो नीचे जाती नहीं क्योंकि स्टमक से आप तो ऊपर चेस्ट में आया, तो आप कहते हो ये चेस्ट में एनजी रह गई है, मेरी नीचे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि स्टमक खुद ऊपर आ गया है। फिर इसकी जो मोस्ट एक्यूरेट इवैल्यूएशन है वो वीडियो असिस्टेड थ्रैकोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी। इसके लिए ना हमारे पास कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना, इवन की सिटी स्कैन जो कि आइडियल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हमें नहीं बता सकता कि डायफ्राम रप्चर कर गया है। इसके लिए थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है वीडियो असिस्टेड थ्रैकोस्कोपी से मिलती है, और लैप्रोस्कोपी से हमें पता चलता है कि भाई ये डायफ्राम की इंजरी है, ठीक है। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितनी भी डायफ्राम की इंजरीज हैं पेनिट्रेटिंग, उन सबको एब्डोमेन की साइड से रिपेयर करना है, थोरैक्स से अप्रोच नहीं करना, एब्डोमेन से अप्रोच करना है, लेप्रोटमी से अप्रोच करना है, क्योंकि आपने साथ ये भी रूल आउट करना है क्योंकि होलो विस्कस की इंजरी तो नहीं हो गई कोई, तो आपने एब्डोमेन से जाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसोफेजियल इंजरीज। मोस्टली जो इसोफेजियल इंजरीज होती है ना पेनिट्रेटिंग ट्रोमा की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायफ्राम में हमने देखा कि इंजरी पेनिट्रेटिंग की वजह से भी हो सकती है, ब्लंट की वजह से भी हो सकती है। पेनिट्रेटिंग होगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर बिलो, और ब्लंट होगा कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। और अब वो कह रहा है कि इसोफेजियस की बात करें तो उसमें यूजुअली पेनिट्रेटिंग ट्रोमा की वजह से इंजरी होती है। पेशेंट कैसे आएगा, पेशेंट आ सकते हो डायनोफेजिया, पेन ऑन स्वेलिंग, स्लाइवा, फूड, फ्लूइड, ये सब जो है ना स्वेलो करते हैं उसको पेन होती है। सबक्यूटेनियस मीडियल सैनल इम्फीजिमा, हमने देखा था ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी में भी इम्फीजिमा था, इसोफेगस में भी एयर होती है ना तो वो भी इम्फीजिमा करवा सकती है सबकट। प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, एयर उसकी प्लूरल कैविटी में चली गई, एयर उसकी पेरिसोफेजियल स्पेस में है, या उसको अनएक्सप्लेन फीवर उतर ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही क्यों है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, तो इसोफेजियल इंजरी हो सकती है, ठीक है। सिटी में ओरल कंट्रास्ट करवाते हैं तो आपको समझ आ जाती है, इसोफिजियोस्कोपी से आपको समझ आ जाती है कि इसोफिगस का मसला है, और फिर ऑपरेशन करके आप उसको रिपेयर कर देते हो और ड्रेन कर लेते हो। पल्मोनरी कंट्यूजन, अच्छा ये जो सारी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है ना, ये सारी इन्होंने आपने देखा होगा कि सबका जो मैनेजमेंट है ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन करके हम रिपेयर कर रहे हैं, सब में यही है। अच्छा पल्मोनरी कंट्यूजन अकर मोर फ्रिक्वेंटली फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, तो इसोफिगस की इंजरी पेनिट्रेटिंग के बाद ज्यादातर हो रही थी, लेकिन जो पल्मोनरी कंट्यूजन है वो ज्यादातर हो रही है ब्लंट ट्रॉमा की वजह से। जैसे वहां पर मायोकार्डियल कंट्यूजन था ना, मायोकार्डियल इंजरी, वैसे ये पल्मोनरी है, लंग पे को कंट्यूजन बन गई है। इसमें इंपॉर्टेंट था कि हिमोप्टेसिस और ब्लड इन द एंडोट्रेकियल ट्यूब, इट इज द साइन ऑफ पल्मोनरी कंट्यूजन। कि अगर एमसीक्यू आ जाता है आपको कि एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट को पास की है, उसमें से ब्लड आ रहा है, तो क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो हम सस्पेक्ट करें कि पल्मोनरी कंट्यूजन है। माइल्ड से अगर केसेस है, आपको ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, पल्मोनरी टॉयलेट यानी इसको सारा जो टैबलेट्स है उसको रिमूव कर देना है, एंड एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना है।
फ्लेयर चेस्ट में भी तो हम ये करते हैं ना, एडिक्वेट एनाल्जेसिया दो, ऑक्सीजन दो, वेट करो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिवियर केसेस हैं तो आपको वेंटिलेट कर देना है पेशेंट को, और फ्लायर चेस्ट में भी हम यही करते हैं, वेंटिलेट कर देते हैं अगर सिवियर केसेस हो। चलें जी, मैंने कहा था कि इमरजेंसी थोरेसिक सर्जरी की हम थोड़ी सी बात करेंगे एंड पे, कि इमरजेंसी जो थोराकोटमी होती है ना, अब जैसे हमने बात की कि भाई अगर कार्डिक टम्पोनेट है आपको इमरजेंसी थोराकोटमी करनी है, फिर बात की कि अगर जो है वो हीमोथोरेक्स है, मतलब एक तो था ना कि पेरिकार्डियम में ब्लड जमा हो गया, अगर पेरिकार्डियम में ब्लड जमा हो गया फिर तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। प्लूरल कैविटी में ब्लड जमा हो गया, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सर्जरी के बगैर भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन उसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सर्जरी की कुछ इंडिकेशन थी कि अगर ड्रेन में 500 ml तक ब्लड आया है या ओवर द आवर ब्लड आ रहा है, आई गेस 200 से ज्यादा था, 200 से ज्यादा ब्लड आ रहा है एक घंटे में, तब आपको उसकी सर्जरी करनी है। तो वो सर्जरी है क्या? इमरजेंसी थोराकोटमी, इमरजेंसी में करनी पड़ी है, ठीक है। ये इसको हम उन पेशेंट के साथ करते हैं वो कह रहा है जिनमें पेनिट्रेटिंग इंजरी है और साइंस ऑफ लाइफ आर स्टिल प्रेजेंट, मतलब हम उनको बचा सकते हैं ना, कुछ साइंस है हमारे पास, तब हम इसको करेंगे इमरजेंसी थोराकोटमी को। अब उसने आगे कुछ कंडीशन बताई हैं जिन केसेस में थोराकोटमी का कोई फायदा नहीं, अगर हम इमरजेंसी थोराकोटमी करेंगे उसका हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। वो तीन सिचुएशंस कौन सी है? सबसे पहले कि अगर हमने सीपीआर किया है पेशेंट का मोर देन 15 मिनट इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रोमा, यानी उसको ट्रोमा हुआ था फिर हमने उसको 15 मिनट से ज्यादा सीपीआर करते हुए हो गए हैं, हमें 15 मिनट से ज्यादा टाइम लगा उसको सीपीआर करने में, तो फिर आप थोराकोटमी कर भी लोगे, आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला। और अगर पेशेंट को ब्लंट ट्रोमा था उसमें अगर 10 मिनट से ज्यादा आपने सीपीआर कर दिया है तो फिर भी आपको थोराकोटमी नहीं करनी चाहिए, इसका कोई खास एडवांटेज नहीं होगा। और अगर ब्लंट ट्रोमा हुआ है और कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं नजर आ रही उस पर्सन में, उसकी पल्स या हार्ट बीट कुछ फील नहीं हो रहा, तो फिर थोराकोटमी नहीं करनी। चले, ये जो है आपके पास कुछ कंडीशंस थी। अब एम हमारा क्या होता है, थोराकोटमी हम क्यों कर रहे होते हैं? इंटरनल कार्डिक मसाज, कंट्रोल ऑफ हैमरेज, कोई हार्ट की या लंग की इंजरी हुई है उसको हैमरेज हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेप्रोटमी भी हम इसीलिए करते हैं ना इमीडिएट, कि भाई एब्डोमेन में कोई इंजरी हुई है स्प्लीन या लीवर की, तो अगर हम थोराकोटमी कर रहे हैं तो ये होगा ना हार्ट या लंग से कोई इंजरी है उसको हैमरेज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इंट्राथोरेसिक हैमरेज को कंट्रोल करना है अदर सोर्सेज, यानी हो सकता है हार्ट या लंग के अलावा किसी और सोर्स से ब्लीड हो रही हो उसको कंट्रोल करना है, और मैसिव एयर लीक को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये कुछ इसके आ जाते हैं एम। अब ये होती है ना जो ये स्टेनोटमी भी होती है स्टेनम के जरिए, और ये लैटरली भी की जाती है, ठीक है। एक इसमें था क्लैम शेल इंसियन। क्लैम शेल इंसियन ये होता है कि बहुत बड़ा इंसियन लगा देते हैं दोनों साइड्स को, थोरैक्स के दोनों साइड्स को ओपन कर लेते हैं। एब्डोमिनल इंजरी को फिर हम नेक्स्ट में करते हैं।